हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अमर और आज हम लोग 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो अभी 2 ही दिन पहले हुआ है उसको सॉल्व करने वाले हैं। 3 घंटे के पेपर को मात्र हम आधे घंटे के अंदर सॉल्व करेंगे और सारे पॉइंट बताएंगे कि कौन कौन सा इसके अंदर क्वेश्चन में क्या क्या आंसर लिखना था, जिससे कि आप अगर फाइनल एग्जाम होगा उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि इसके अंदर पूरी एक तो पहली बुक है और दूसरी बुक के भी इसके अंदर क्या किए गए हैं, पहले और दूसरा लेसन लिया गया है। तो इसीलिए ये आधे घंटे का आपको बहुत बड़ा सपोर्ट देगा। नेक्स्ट नंबर पे और सोचो हर पॉइंट को एक्सप्लेन किया जाएगा ब्रीफली छोटे से में। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला विश्व कह रहा है जो घटनाएं घटी हैं उनको आपको क्या क्रम से लगाना है। पहला, विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश। ध्यान देना, पहला ही क्वेश्चन है, पहले का फर्स्ट जो है वो 2001। इसका मतलब ये चीन 2021 के अंदर क्या हुआ, विश्व व्यापार संगठन में घुसा। चीन में खेती का निजीकरण, चीन में खेती का जो निजीकरण हुआ था वो 1982 में हुआ था। थर्ड नंबर पे है चीन द्वारा खुले द्वार की नीति कब अपनाई गई, 1978 में। फोर्थ है चीन द्वारा अमेरिका के साथ राजनीतिक और आर्थिक एकांतवाद को कब समाप्त किया गया, 1971 के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि पहला, फिर उसके बाद क्या है आपका तीसरा, तीसरे के बाद क्या है आपका, उसके बाद देखो कौन सा है दूसरा, और दूसरे के बाद आपका क्या है पहला। इसका मतलब ये पहले का जो ऑप्शन है वो कौन सा है, 4-3-2-1, 4-3-2-1 बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। तो ये क्या है, सही है। नेक्स्ट नंबर, अमेरिका ने आर्थिक योजना के तहत पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी। ये भी सही है, दोनों ही सही है, पर ये एक दूसरे को क्या नहीं कर रहे हैं, रिलेट नहीं कर रहे हैं। यानी कि पहला जो है वो दूसरे के कारण को सही नहीं बता रहा है, इसलिए ऑप्शन इसका क्या होगा, ए और बी दोनों सही है, लेकिन कारण आर अभिकथन ए को सही व्याख्या नहीं करता। इसका भी क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट नंबर पे थर्ड, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। हाँ, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो क्योटो में हुआ था। कब, 1997 के अंदर। कहां पर है क्योटो, क्योटो जापान में है। ठीक है, तो ये एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण से संबंधित से रिलेटेड हुआ था कि पर्यावरण को क्या ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए। हाँ, ये भी सही है। अब ध्यान देना, पहला और दूसरा दोनों सही है। कारण, ध्यान देना, कारण आर और अभिकल्पना ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि थर्ड जो है वो क्या होगा, इसका ए होगा। दोनों सही है और ए जो है वो क्या नाम है, आर को क्या कर रहा है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हो गए आपके। अब सेकंड देखते हैं, मतलब थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन जो है वो, हाँ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश में चलेगा, इंग्लिश में चलेगा, ठीक है। अब देखना क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना करेक्ट। क्या कह रहा है, आपको बताना है कि इंडिया और चाइना के बीच में कौन से जो रिलेशन है वो इनमें से सही है। 4 पॉइंट दिए हैं। पहला, द स्लोगन हिंदी चीनी भाई भाई वाज पॉपुलर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। हाँ, कब से लेकर, जब इंडिया आजाद हुआ 1947 के अंदर। अब ये फोर्थ है, फोर्थ के अंदर क्या है, फोर्थ के अंदर ए वाला पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब इंडिया आजाद हुआ था 1947 के अंदर और चीन के अंदर रेवोल्यूशन आया था। चीन में कब रेवोल्यूशन आया था, 1949 के अंदर। तो उसके बाद क्या हुआ, हिंदी चीनी भाई भाई चला था, क्योंकि 1994 के अंदर भारत ने पंचशील समझौता कर लिया था चाइना के साथ, नेहरू जी ने। ठीक है, कौन सा समझौता, पंचशील समझौता। क्लियर हो गया, जिसके से हिंदी चीनी भाई भाई बहुत स्लोगन फेमस हुआ था, बट हिंदी चीनी भाई भाई, नॉट भाई बहन। क्लियर, चीनी लोग बहुत अच्छे होते हैं इसलिए हम भाई भाई का रिश्ता मानते हैं ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ के बाद, फोर्थ का ए हो गया, सही था, हिंदी चीनी भाई भाई पॉपुलर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है इंडिया हैज दी, क्या कह रहा है, इंडिया हैज द ट्रेड रिलेशन विथ चाइना। हाँ, चाइना के साथ क्या है, भारत के व्यापारिक रिश्ते बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इंडिया एंड चाइना आर मेंबर कंट्री ऑफ द यूएनओ, यूएनओ के दोनों ही मेंबर भी हैं, ये भी सही है। डी, इंडिया एंड चाइना बोथ द कंट्री हैव द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। डी गलत है। चौथे का आपका क्या है, डी रॉन्ग है। रॉन्ग मतलब गलत, इसका मतलब ये दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो रिपब्लिकन का मतलब ये एक ही पार्टी जो है वहां पर रूल कर रही है।
ठीक है, जो कि एक सही डेफिनेशन नहीं है, ना रिपब्लिकन की ना डेमोक्रेटिक की। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसलिए ये वाला गलत है। ये कह रहा है ना, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द इज नॉट करेक्ट, ये पूरा नहीं दिख रहा है यहाँ पर, इज नॉट करेक्ट है, क्लियर है, क्योंकि 3 सही है, 1 गलत है। फिफ्थ क्वेश्चन, हु ओवरसीज द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, वैश्विक वित्त व्यवस्था, वैश्विक वित्त व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर कौन लीड करता है? तो अब देखो यहाँ ऑप्शन क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सिर्फ व्यापार को क्या करती है, रिश्ते व्यापार से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस हो गए, पॉलिसियां बनाती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये श्रम संगठनों पर ध्यान देता है, तो ये भी नहीं होगा। वर्ल्ड बैंक और IMF, तो इसका क्या, वर्ल्ड बैंक क्या है, सजेशन देता है किसी देश के अंदर कोई फाइनेंशियली दिक्कत आ रही है, वित्तीय प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको सजेस्ट करता है, जैसे भी पाकिस्तान को सजेस्ट कर रहा है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये क्या करता है, फाइनेंशियली ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को स्टैब्लिश करता है, यानी जो देश में पैसे की कमी होगी वो IMF उसको क्या देगा, पैसा देगा। जैसे अभी पाकिस्तान को क्या IMF ने पैसा दिया है, $3 बिलियन कर्जा, क्यों, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति सभी को पता है कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे 6 क्वेश्चन क्या है, टाइम टारगेट भी कर लेते हैं हम लोग, आधे घंटे में खत्म करना है। विच बैंक वर्क्स फॉर द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, वही बात हो गया, कौन सी बैंक है जो वैश्विक मानवता के लिए जो सहयोग करे, विकास के लिए, कृषि के लिए, और आपका रूरल डेवलपमेंट यानी कि आपका ग्रामीण विकास के लिए। तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर अभी मैंने बताया था वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इस तरीके के सजेशन देती है, अभी इसने पाकिस्तान को सजेशन दिया है कि यहाँ पर क्या है, जो गरीबी है वो कितने परसेंट पहुंच गई है, 39%। 39% वहां के लोग क्या है, गरीबी रेखा के नीचे जा चुके हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। इसी वजह से क्या है, करीबन करीबन 9 करोड़ लोग वहां पर गरीबी रेखा में जी रहे हैं, और टोटल आबादी कितनी है उसकी, 24 करोड़। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो आप अंदाजा लगा लो, 39% लोग गरीबी रेखा के नीचे जा चुके हैं। तो उन्होंने बताया कि आपको क्या क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए। जैसे एक पॉलिसी बताई वर्ल्ड बैंक ने कि अमीरों पे बहुत ज्यादा कर लगाओ और गरीबों की मदद करो। क्लियर हो गया, इससे पता चल गया होगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवीय विकास, ग्रामीण विकास और आपका क्या है, कृषि से रिलेटेड विकास के ऊपर कौन सजेशन देता है, वर्ल्ड बैंक सजेशन देता है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ ध्यान देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 6 का क्या हो गया, वर्ल्ड बैंक। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, 7 में कह रहा है इंटरनेशनल, अरे यार आज तो लैपटॉप क्या कर रहा है भाई, जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है। इंटरनेशनल, देखो क्या बोलते हैं, 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन का बताना है टाइम पीरियड कितना होता है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 9 साल के लिए इसमें जज चुने जाते हैं, जो भी चुन लिया जाएगा वो कितने साल के लिए चुना जाएगा, यानी ए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो उसका क्या होगा, 9 साल, 9 का मतलब बी ऑप्शन है। सेकंड नंबर पे क्या है, टेम्परेरी मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो है टेम्परेरी कितने साल के लिए चुने जाते हैं, सभी को पता है 2 साल के लिए, 2 साल का ऑप्शन कितने में, थर्ड में। नेक्स्ट नंबर पे सी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल जो भी देश चुने जाएंगे, 54 देश चुने जाते हैं 3 साल के लिए, 3 साल का ऑप्शन कितने में, 4। नेक्स्ट नंबर पे आपका डी आपका क्या है क्या बोलते हैं, सेक्रेटरीट, यानी कि जो सचिव होता है, सचिव कितने साल के लिए चुना जाता है, 5 साल के लिए। अभी कौन है, आप सभी को पता होगा अभी कौन है, एंटोनियो गुटेरेस इस समय क्या है, सचिव है। तो आपका 7वां क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये कौन सा ऑप्शन होगा सही, तो देख लो, ए के साथ दूसरा, ए दूसरा, बी के साथ तीसरा, चौथा, इसका ऑप्शन ए है। 4 ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन है, ए। द बेसिक मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी इज, देखो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ पहले ही लाइन में 7वें लेसन में है, अब 2 लेसन कट गए, अरे तो 5वें लेसन में हुआ, क्या है कि सुरक्षा से आजादी, मतलब सॉरी खतरों से आजादी, फ्रीडम फ्रॉम डेंजर, जो खतरे हैं उससे क्या है, आजादी पाना। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, 8वें का ऑप्शन जो हो गया वो आपका हो गया सी, इसका मतलब फ्रीडम फ्रॉम डेंजर, खतरे से आजादी। नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, 9 का आंसर है ग्लोबल वार्मिंग इज द बिगेस्ट डेंजर। देखो वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या नुकसान होगा, बर्फे पिघलेंगी, और बर्फे पिघलेंगी तो समुद्र का जो इलाका है वहां पर क्या हो जाएगा, जो पानी का स्तर है वो बढ़ेगा, पानी का स्तर बढ़ेगा तो समुद्र के पास के जो इलाके हैं वो डूब जाएंगे। ऐसा माना जाता है 21st सेंचुरी तक न्यूयॉर्क पानी में पूरा समा चुका होगा, बंबई पूरा पानी के अंदर डूब चुका होगा,
अगर ग्लोबल वार्मिंग पे काम नहीं किया गया तो किसको ज्यादा खतरा है ऑप्शन के अंदर? टू द कोस्टल एरिया, जो तटीय इलाके हैं उनको क्या है खतरा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 9 का सी। डी देखो, फिल ऑफ कह रहा है फिल इन द फॉलोइंग बैंक्स विथ एनी सुटेबल टर्म गिवन बिलो। इसका मतलब है ओनली दोज थिंग्स शुड बी मेड द सब्जेक्ट ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड थिंग्स विच पुट ऑफ लाइफ इन डेंजर। अब बताओ, कह रहा है वो चीजें आई नहीं है जिनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें मानी जानी चाहिए, जो लाइफ को यानी कि जीवन को क्या है खतरे से, किस तरीके के खतरों से आजादी दे। तो एक्सटर्नल वैल्यूज यानी कि बाहरी मुद्दे, इंटरनल वैल्यूज अंदर मुद्दे, मॉरल वैल्यूज नैतिक इश्यूज या वैल्यूज, है ना। नेक्स्ट में कोर वैल्यूज, तो कोर वैल्यूज में इंटरनल, एक्सटर्नल और आपका क्या है मॉरल, सारी वैल्यूज आ जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो आपका 10 का क्या हो गया? डी हो गया। 10 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11। हाँ 11 मिल गया है। मुझे लगता है थोड़ा हिंदी में ले लेते हैं वरना बच्चे नाराज हो जाएंगे, कहेंगे ये क्या बात हुई, हिंदी तो ले ही नहीं रहे हो आप, है ना। हाँ भाई हिंदी। क्वेश्चन नंबर 11 मिल गया। 11, तो 11 देखते हैं। 11 कह रहा है विचार, पूंजी, वस्तु, लोगों को विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही की आसानी में हुई तरक्की का कारण संभव हुआ। तो किस कारण से हुआ? ज्ञान की वजह से? नहीं, तो ज्ञान तो पहले भी था। नेक्स्ट नंबर पे विज्ञान की वजह से? नहीं। थर्ड नंबर पे क्या? राजनीति की वजह से? नहीं। तो प्रौद्योगिकी की वजह से। टेक्नोलॉजी आई, एरोप्लेन बना तो इंडिया से, हम सोचो अब इंडिया से कहाँ जा सकते हैं? अमेरिका जा सकते हैं। अमेरिका से कहाँ आ सकते हैं? चाइना जा सकते हैं। कहीं भी आ जा सकते हैं। तो किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इन चीजों को आसान बनाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। 11 का डी हो गया। 12, भारत में पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के अंदर पहला चुनाव आयुक्त कौन चुना गया? सुकुमार सेन। ऑप्शन कौन सा है? बी है ऑप्शन है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट नंबर पे अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन ये तो ऑप्शनल थे, लिखने वाले तो और इजी है। ऑप्शनल में तो बच्चा कंफ्यूज भी हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए हैं, है ना। अब सोचो आपको खुद लिखना है, वो कितना इजी होगा। आसियान शैली से क्या अभिप्राय है? आसियान के देशों ने इसे क्यों अपनाया? अब समझने वाली बात है। क्या आसियान शैली से अभिप्राय है? अनौपचारिक, अनऑफिशियल, टकराव रहित, क्या किसी तरीके का कोई टकराव नहीं करना है, और मेल मिलाप। आसियान के जो देश थे वो तुरंत आजाद हुए थे। आसियान की स्थापना कब हुई थी? सभी को पता है 1967। कितने देशों ने स्थापना की थी? 5 देशों ने। कितने देशों ने? 5 देशों ने। कौन से? बैंकॉक घोषणा पत्र पे। अब आसियान जो है, आसियान की फुल फॉर्म ही आप लोगों को पता होगी। अगर आसियान अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो देखना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाई। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर या तो किसका प्रभाव ज्यादा था? अमेरिका का प्रभाव ज्यादा था। तो ऐसे के अंदर वहां डेमोक्रेसी थी नहीं, यानी जो लोकतंत्र है वो डेमोक्रेटिक कंट्रियां उनमें थी नहीं। आज भी देखो तो डेमोक्रेटिक कंट्रियां, म्यांमार नहीं है, सेना का शासन आ गया है। नेक्स्ट नंबर पे कंबोडिया है, कंबोडिया में वो लोकतंत्र नहीं है, समझ में। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हो, वहां पर स्टेबिलिटी नहीं थी। तो इसलिए हम ये नहीं सोच सकते थे कि यार पहले गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी हो उसके बाद विकास पे। उन्होंने कहा स्टेबिलिटी बाद की बात है, अभी क्या करते हैं हम? सीधा विकास करते हैं। क्या क्या मुद्दे रहेंगे? एक तो टकराव रही, टकराव नहीं करेंगे आपस के अंदर। दूसरा मुद्दा क्या रखेंगे? बातचीत रखेंगे, अनऑफिशियल बातचीत करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है कि लीगल तरीके से मिल रहे हैं कि हाँ इतने तारीख को मिलेंगे, नहीं, अनऑफिशियल हम लोग मिलेंगे, बिजनेस को बढ़ाएंगे। इसी को आसियान शैली कहते हैं। आसियान देशों ने क्यों अपनाया? क्योंकि वहां पर क्या राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, इसीलिए उन्होंने एक ऐसी कि बिजनेस पे हम ज्यादा जोर दे सके। इसी वजह से आसियान क्या हुआ, बड़ी तेजी से आगे आया। आज भी वहां पर क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। म्यांमार देख लो, कंबोडिया देख लो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। नेक्स्ट नंबर पे आप किसको ले सकते हैं? 5 देशों को छोड़ दो तो आज ज्यादातर देशों की वहां भी स्थिति सही नहीं है। क्लियर हो गया। म्यांमार में तो सोचो 2021 के अंदर सेना का वो तख्ता पलट हुआ। क्लियर है। आगे आ जाते हैं। वीटो पावर किसे कहते हैं? वीटो पावर से अभिप्राय ये है, ये एक ऐसी विशेष अधिकार होता है, ध्यान देना, वीटो पावर एक ऐसा विशेष अधिकार होता है जिस किसी के पास होता है वे किसी भी मुद्दे को क्या कर सकता है? रोक सकता है, अगर वो उसको प्रयोग करता है तो। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, यूएनओ के अंदर अभी आया एक विवाद कि रशिया के पास, समझना, रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया हुआ है, और जो यूक्रेन है, अरे उस इश्यू को लेकर पहुंच गया यूएनओ में, और
कोई भी अगर यूएनओ काम करेगा तो यूएनएससी की वजह से करेगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग का नाम है काउंसिल, परिषद के थ्रू। और वहां पर 5 देश ऐसे जिनके पास वीटो है। कौन कौन से? तो चाइना, रूस, यूएसए, यूके और आपका क्या हो जाएगा फ्रांस। ये देश ऐसे जिनके पास वीटो है। रूस ने कहा मैं वीटो यूज करता हूँ, यूक्रेन का मुद्दा यूएन क्या बोलते हैं यूएनओ से हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि इसने वीटो प्रयोग कर लिया। नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है सुरक्षा परिषद में इसका क्या महत्व है? यही महत्व है, यदि कोई भी विषय लेकर आया जाएगा यूएनओ में और अगर इन 5 देशों में से किसी एक ने वीटो प्रयोग कर लिया तो उस मुद्दे पर डिस्कशन नहीं होगा, उसे क्या डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अब कह रहा है 15वां, मानव अधिकार में किन्हीं 2 प्रकारों के क्या संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। मानव अधिकार पहले नंबर पे तो क्या है, मानव अधिकार में जीवन जीने का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा ना हो किसी को उसके जीवन से ही क्या है त्याग दिया, यानी जीवन ही उसका छीन लिया जाए। जैसे कि जातीय संघर्ष हो रहा है, आतंकवाद हो गया, हरासमेंट नहीं है, या सरकारों के द्वारा नरसंहार किया जा रहा है, सरकारें बम वगैरह फेंक रही है, जैसे बलूचिस्तान के अंदर है ना, वहाँ की सुरक्षा एजेंसियां वहाँ के लोगों के क्या मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। अभी की करंट न्यूज बता रहा हूँ मैं, क्लियर हो गया? तो एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे क्या है, आपको की ऐसी इंस्टीट्यूशन देना जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सके, लाइफ के अंदर आगे बढ़ना, ये भी मानव अधिकारों में क्या है जोड़ा जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, आपको खाना मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, उसके बाद आप क्या सोचोगे, एक अच्छी जॉब हो, एक अच्छा क्या मुझे लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के क्या मिल पाए, एक प्रॉस्पेरिटीज समृद्धि क्या है हासिल कर पाऊं। नेक्स्ट नंबर पे क्या कह रहा है, जल युद्ध से आप क्या समझते हैं? जल युद्ध से अभिप्राय ये है, समझने वाली बात है, जल युद्ध से अभिप्राय ये है कि देखो जल के संकट से, इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 16 है, जल युद्ध से अभिप्राय यह है जल के संकट से हर देश के पास पीने के पानी की क्या है कमी हो रही है। सिर्फ 1% पानी ही क्या है पीने लायक है, उसमें भी बहुत तेरा पानी जो है वो ग्लेशियर में, ग्लेशियर के रूप में क्या है महासागरों में जो बर्फे हैं उनके रूप में जमा हुआ है। और ऐसे में जो पीने का पानी बच रहा है 0.09% की बात हो रही है सिर्फ, है वो पानी नदियों के रूप में बह रहा है और उस पानी के लिए लड़ाई हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि यार वो पानी क्या है हमें ज्यादा से ज्यादा मिले, है ना। तो इसे क्या है जल युद्ध कहते हैं। यानी आने वाले समय में विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि यदि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो किसके ऊपर हो सकता है, या तो जल के ऊपर हो सकता है या फिर किसके ऊपर हो सकता है, पेट्रोल के ऊपर। क्योंकि ये 2 रिसोर्सेज हर देश के लिए जरूरी है और हर देश देखो बिना पानी पिए नहीं जी सकते और बिना पेट्रोल के डेवलपमेंट नहीं कर सकते, क्लियर है। इसीलिए जितनी भी पेट्रोलिंग जो कंट्री है वो देखो कितना ऊपर है, जैसे सऊदी अरब ले लो, है ना, यूएई ले लो, आपका नंबर पे कतर ले लो, ये चीजें जो खाड़ी देश है उनका महत्व इसी वजह से ज्यादा है। नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है कि 100 उदाहरण दीजिए। 100 उदाहरण के लिए जल युद्ध का उदाहरण में आप किसको ले सकते हो, पाकिस्तान और इंडिया को ले लो। जैसे इंडिया में क्या है सिंधु नदी जल समझौता पाकिस्तान के साथ हुआ। कौन सा? सिंधु नदी जल समझौता इंडिया पाकिस्तान के साथ हुआ, जिससे सिंधु नदी के पानी का बंटवारा किया जा सके। इधर बांग्लादेश और इंडिया को ले लो। बांग्लादेश अभी जो क्या नाम है बांग्लादेश की पीएम G20 की बैठक में आई थी, वो आई किस लिए थी, वो चाहती थी तिस्ता नदी जो है, तिस्ता तिस्ता नदी जो है उसके जल बंटवारे को लेकर क्या है भारत के साथ इशू सॉल्व हो जाए। थर्ड नंबर पे आप किसको ले लो, चाइना जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश पे बहुत बड़े भाग पर अपना दावा कर रहा है। वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि ब्रह्मपुत्र के पानी को वो क्या कर रहा है अपने कंट्रोल में ले सके, क्योंकि जो सांगपो रिवर बहती हुई आती है, ब्रह्मपुत्र हमारे यहाँ पर बन जाती है अगर, वो रिवर क्या है हमारे यहाँ 60% पानी देकर जाती है, जबकि चाइना के अंदर क्या बहुत बड़ा भाग ब्रह्मपुत्र का है और वहाँ क्या पानी बहुत स्पीड में होता है, क्योंकि वहाँ सब पहाड़ बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ पर क्या प्लेन एरिया हो जाता है, इसलिए यहाँ पानी बहुत लार्ज अमाउंट में आता है, इसलिए वो इससे पर क्या कंट्रोल दिखाना चाहता है। तो आप इसके लिए एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन आंसर कितने नंबर, क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। तो इसके अंदर क्या लिखोगे, लोगों की आवाजाही, पूंजी की आवाजाही। अब देखो सारी चीजें, लोगों की आवाजाही, पूंजी की आवाजाही, तकनीक की वजह से वैश्वीकरण क्या हो गया, जरूरी हो गया। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, विचारों का आदान प्रदान है नहीं, ये क्या है वैश्वीकरण है। आपको ऊपर वाला जो क्वेश्चन दिया था ना है उसका यही आंसर भी लिख दो तो भी सही रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम कब और कहां साम्यवादी दल की सरकार बनी, लोकतांत्रिक चुनाव के आधार पर बनी, तो भारत के अंदर। ये क्वेश्चन कौन से नंबर पे, 18 पे। भारत के अंदर 1957 के अंदर 1957 के इलेक्शन में केरल के अंदर सरकार बनी, कहां पर, ठीक है।
कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार केरल में आई 1957 के चुनाव में। आगे देखते हैं, एक एक नंबर के दो है, तो कब बनी, तो 1957 में। कहाँ बनी, तो केरल में बनी। नेक्स्ट नंबर, सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए कौन कौन से मानदंड निर्धारित किए गए, वर्णन कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान देना। 4 नंबर, मैं 4 पॉइंट बोलता जाऊंगा। पहले नंबर पे, देश आर्थिक शक्ति होना चाहिए, देश सैन्य शक्ति मजबूत होनी चाहिए उसकी। नेक्स्ट नंबर, बहुत बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करता हो, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट नंबर पे क्या नाम है, भूगोल में संस्कृति में, है ना, विविधताएं हो, ठीक है, ऐसा देश उसका प्रतिनिधित्व करता हो। नेक्स्ट नंबर, यूएनओ के बजट में क्या हो, वो योगदान देता हो। तो ये सारी चीजें जिस पे होगी उसे क्या है, उस देश का मतलब उस देश को स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। और ये भारत में सारी खूबियां हैं, इसलिए भारत क्या है, स्थायी सदस्य का एक अच्छा दावेदार देश है। और इस समय बड़े पैमाने पर यूएनओ की क्या है ना, अभी बैठक भी चल रही है, उसके अंदर हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो बड़े पैमाने पर क्या है, अपना पक्ष रख रहे हैं कि भारत को यूएनओ का स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। और हमें 4 स्थायी सदस्य समर्थन भी दे रहे हैं, सिर्फ चीन को छोड़कर। आगे कह रहा है, पता चल गया 4 क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। ये कब, 1997 में, कॉफी अन्नान जब उस समय क्या थे, अन्नानन कौन थे, यूएनओ के महासचिव थे, ठीक है। उन्होंने क्या है, ये मापदंड रखे थे कि ये चीजें देश में होनी चाहिए, उसको स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। सैन्य शक्ति होनी चाहिए, आर्थिक शक्ति होनी चाहिए, क्या, सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति, लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, बड़े पैमाने पर क्या हो, यूएनओ के बजट में सहयोग देना चाहिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, एक बड़ी जनसंख्या होनी चाहिए, ये चीजें। अब नेक्स्ट कह रहा है, शक्ति संतुलन से क्या अभिप्राय है, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, शक्ति संतुलन से अभिप्राय क्या है। शक्ति संतुलन से अभिप्राय यह है, जब, ध्यान देना, क्या, शक्ति संतुलन से अभिप्राय यह है जब हम अपने आसपास के जितने भी देश हैं उन्हें देख के ये पता लग जाता है भविष्य के अंदर कौन देश ऐसा है जो हम पर हमला कर सकता है, या भविष्य में ऐसा कौन सा देश है जो अपनी ताकत अभी बढ़ा रहा है और आगे जाके खतरा क्रिएट कर सकता है। जैसे हमें पाकिस्तान से उतनी टेंशन नहीं है, हमें बांग्लादेश से उतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये लोग पावर बढ़ा भी लेंगे तो हमारे बराबर नहीं पहुंचेंगे, और हमें चीन से खतरा है। इसी वजह से चीन से हम क्या कर रहे हैं, शक्ति संतुलन क्रिएट कर रहे हैं। शक्ति संतुलन का मतलब ये होता है कि सामने वाले की शक्ति को देखकर अपनी शक्ति को बढ़ाना, इतना कि वो युद्ध करने से घबराए, उसे लगे कि यदि युद्ध हुआ तो उस दौरान क्या होगा, जितना अगर हम इसको नुकसान पहुंचाएंगे तो उतना ही ये नुकसान हमें भी पहुंचा देगा। इसको क्या बोलते हैं, शक्ति संतुलन बोलते हैं। कह रहा है, इसे कायम करने के, शक्ति संतुलन को कायम करने के 2 कारण, 2 कोई सजेशन दीजिए, सुझाव। तो पहला सुझाव ये, देश को अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी चाहिए, जो भारत देखो अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है और सैन्य बजट भी बढ़ा रहा है। और दूसरा कारण यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ताकतवर देश हो उनके साथ हाथ बढ़ाने चाहिए और सैन्य समझौते करने चाहिए। जो भारत क्या सैन्य समझौते रणनीतिक लेवल पे तो कर रहा है, आ रहा है समझ में नहीं आ रहा, यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहा है, ठीक है। ये दोनों चीजें भारत कर रहा है। कह रहा है, सोवियत प्रणाली की असफलता के 4 कारणों का वर्णन कीजिए। अब समझने वाली है, सोवियत प्रणाली की 4 कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से क्या हुआ, सोवियत प्रणाली बेकार गई। सोवियत प्रणाली क्या है, एक तो साम्यवाद है, पहले नंबर पे। साम्यवाद के अंदर प्राइवेट सेक्टर पूरी तरीके से खत्म, समझना पहला पॉइंट है। साम्यवाद प्राइवेट सेक्टर को पूरा खत्म कर देता है, जिसके अंदर लोगों में आगे आगे बढ़ने की जो चाह होती है वो खत्म हो जाती है। एक हर इंसान बढ़ना चाहता है कि लाइफ के अंदर मैं बहुत कुछ चाहूंगा, अमीर बनूंगा, मेरे पास कार वगैरह बंगले ये होंगे, ठीक है। तो ये चीज क्या है, साम्यवाद प्रणाली खत्म कर देगा। दूसरे नंबर पे क्या है, सबको समानता देता है, और समानता की वजह से जिन लोगों के अंदर हुनर होते हैं वो लोग भी क्या नहीं करते, बेहतर नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरों के बराबर ही जब वो हैं सब चीज, तो हमें एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करें। हम मेहनत कब करना चाहते हैं, जब हमें हमारी मेहनत का फल मिले। अगर हमें हमारी मेहनत का फल नहीं मिला तो हम मेहनत नहीं करना चाहेंगे। तो सोवियत प्रणाली के कारण ये भी रहे। तीसरा कारण क्या रहा सोवियत प्रणाली के विघटित होने का, तीसरा ये रहा कि उसने बड़े पैमाने पर क्या किया, एक प्रतिद्वंदिता निभाई अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। उसने क्या किया, हर देश से अपने समझौते तोड़ लेता था। साम्यवादी देश जो है पूंजीवादी देशों से रिश्ते नहीं रख रहे थे, जिसकी वजह से उनकी पूंजी उनके देश तक ही सीमित रह जा रही थी, ठीक है। तो ये कारण क्या है, सोवियत प्रणाली की असफलता के कारण है, जो पूरी तरीके से साम्यवाद को क्या अपनाते थे, पूंजीवाद को बिल्कुल हटा देते थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटा देते। और फोर्थ कारण क्या लिख सकते हो कि वहाँ भ्रष्टाचार आ जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर होगा, जब किसी व्यक्ति को पावर मिलेगी तो वो व्यक्ति, सारे व्यक्ति जो होते हैं वो पावर के लालची होते हैं। जब पावर हाथ में आ जाती है तो उस पावर का वो मिसयूज करते हैं, जैसे कि वहाँ पर भ्रष्टाचार फैल गया, प्रशासन गतिरुद्ध हो जाता है, ठीक है। ये चीजें चाहे आप इंडिया ले लो, चाहे आप रशिया ले लो, चाहे आप चाइना ले लो, सब में ये समस्याएं आई। इसी वजह से भारत भी अपने क्या है, अब
क्या नाम है, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट कर रहा है। चाइना ने भी प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया, इसी वजह से हम लोग इन समस्याओं से निकलते दिख रहे हैं। नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है क्या नाम है, शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, दोनों में एक करना था। शॉक थेरेपी से अभिप्राय ये आघात पहुंचाकर उपचार करना, अर्थात अर्थात ये है कि पहले तो देखो सोवियत संघ पूरा साम्यवाद था। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है इस मॉडल को किसने और किस देश में निर्देशित किया गया। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के कहने पर अमेरिका ने सजेशन दिया था कि अमेरिका ने चाहता था कि इसको प्राइवेट किया जाए। समझ में नहीं, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के थ्रू, ध्यान रखना, इनडायरेक्टली अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा था, डायरेक्ट नहीं कर रहा था। और उसने क्या किया, सारे गवर्नमेंट सेक्टर को बिकवा दिया, ठीक है, औने पौने दामों के अंदर। और फिर उनसे क्या है, बिजनेस करने के लिए बोला गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनकी इकोनॉमी कोलैप्स मार गई और यूएसएसआर टूट गया। वैसे भी उसका टूटना था क्योंकि वो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत गिर चुकी थी। नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है यूरोपीय संघ के गठन के पीछे कौन कौन से उद्देश्य थे, स्पष्ट कारण दीजिए। ठीक है, देखो यूरोपीय संघ, अब समझना, यूरोपीय संघ की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान देना। यूरोपीय यूनियन जो हुआ उसकी स्टैब्लिश कब हुआ, 1992 के अंदर। जब 1991 के अंदर क्या हुआ था, यूएसएसआर टूट गया था। उसके बाद जो देश निकले उनसे मिलकर यूरोपीय यूनियन बना। बट यूरोपीय यूनियन जो है, कौन सा, जो यूरोपीय यूनियन है, पहले नंबर पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ज्यादातर यूरोप तबाह हो गया था। कब, जिसकी वजह से क्या हुआ, 1947 के अंदर राष्ट्रपति टूमेन सिद्धांत दिया था, जिसके अंदर टर्की, कौन सा, टर्की और ग्रीस को मदद दी गई थी, जिससे वहां साम्यवाद ना आए। और 1948 के अंदर मार्शल प्लान आ गया। मार्शल प्लान के अंदर क्या था कि जितने भी यूरोप के देश हैं उनको क्या आर्थिक मदद दी जाएगी। अमेरिका ने कहा था कि हम उसको आर्थिक मदद देंगे, पर पूर्वी यूरोप ने नहीं लिया, पश्चिमी यूरोप ने लिया। ठीक है, तो पहला तो ये कि बिजनेस को बढ़ाना, यूरोपीय संगठन, यूरोपीय यूनियन की स्थापना का पहला क्या है, 1948 के अंदर क्या हुआ, जो मार्शल प्लान आया उससे सारे देशों को उभरने में मदद मिली। दूसरे नंबर पे बिजनेस ने सबको साथ आने के लिए प्रमोट किया, साथ मिलकर उन्होंने क्या इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई, जो इस समय OECD बन गया। क्या बन गया, OECD। क्लियर है, ठीक है। 1948 मार्शल प्लान के बाद इसकी स्थापना हुई, उसके साथ ही, ठीक है। और आप अंदाजा इस बात से लगा लो, OECD, अब मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ उतना लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि फिर ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है इसका मतलब, आप समझते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, बिजनेस के चक्कर में सेकंड नंबर पे क्या है, अपने विवादों को सॉल्व करने के लिए, यार एक काम करते हैं, बिजनेस करेंगे तो कोई भी किसी भी देश में क्या है, बिजनेस कर सके। क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज क्या है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो यूरोपीय यूनियन था वो उसको फाइनेंशियली बहुत कमजोर हो गया था। और ऐसे में जो दूसरे देश, जो यूरोपीय देश है, वो छोटे भी बहुत हैं, देखना कितने कितने छोटे देश है, तो वो अपने ही देश के अंदर क्या तेजी से विकास नहीं कर सकते। उन्होंने कहा एक दूसरे को ऑप्शन देते हैं, एक दूसरे के देशों में बिजनेस कर सके, खुला व्यापार दिया जा सके, जिसकी वजह से यूरोपीय यूनियन के गठन की एक क्या हुई, शुरुआत हुई। और भी देश जब देखे कि विकसित हो रहे हैं, तो जो यूएसएसआर से टूटे वो भी इसमें शामिल हो गए, तब इन्होंने मिलकर यूरोपीय यूनियन की स्थापना की। चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने की बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला है, इस कथन को उदाहरण सही समझाइए। अब समझना, ये अथवा में क्वेश्चन है। अब चीन ने शॉक थेरेपी नहीं अपनाई, चीन ने क्या किया, ओपन डोर पॉलिसी अपनाई। पहला, पूरे विश्व के लिए, अमेरिका के लिए पहले अपने द्वार खोले। फिर 2001 के अंदर उसने विश्व व्यापार, वो क्या नाम है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की क्या मेंबर बन गया, जिससे पूरे विश्व के लिए उसने द्वार खोल दिए। या उन्हीं देशों के लिए पहले खोले जो देशों से वो चाहता था, जैसे इंडिया हो गया। इसके अंदर क्या है, पहला ये हो गया, और दूसरा उसने क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए। यार इन्हीं जगह पर आकर आप क्या कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, पूरी चाइना में नहीं कर सकते। जैसे ये मान के चलो पूरा चाइना है, तो ऐसे उसने जोन बना लिया, इन जोनों के अंदर आप बिजनेस कर सकते हो, यहीं आपको छूट मिलेगी, कर की भी यहीं छूट मिलेगी, लेबर के जो राइट्स होते हैं उनसे भी। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से उसने फिर अपनी खेती निजीकरण किया, आपको बताया गया अभी खेती निजीकरण कब हुआ, 1982 के अंदर। फिर उसने उद्योग निजीकरण किए 1998 के अंदर। तो ये उसका चरणबद्ध तरीका था। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 23, 22वें के बाद 23वां क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 23वां क्वेश्चन है, सांस्कृतिक समरूपता और सांस्कृतिक विभिन्नीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। सांस्कृतिक समरूपता से अभिप्राय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी एक संस्कृति का दबदबा होना,
उसे कहते हैं सांस्कृतिक समरूपता। जैसे कि अमेरिकी संस्कृति क्या है, अभी अपनी दबदबा बनाई हुई है। जैसे कि हम इंडिया के अंदर चले जाएं, डोमिनोज खाएंगे, डोमिनोज पिज्जा सभी ने खाया होगा, KFC में सभी लोग गए नहीं होंगे तो यार गए हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं गए हो तो देखना सुना जरूर होगा। ठीक है, पिज्जा बर्गर ये बड़ी फेमस है ना। इंडिया में अमेरिका चले जाओगे वहाँ भी फेमस है, रशिया चले जाओगे वहाँ भी फेमस है, चाइना चले जाओगे वहाँ भी फेमस है। देखो अमेरिका की संस्कृति पूरे विश्व में अपना क्या कर चुकी है, दबदबा बना चुकी है। इसे बोलते हैं सांस्कृतिक समरूपता। क्लियर। दूसरा क्या है, सांस्कृतिक विभिन्नीकरण। एक देश की संस्कृति जब दूसरे देश की संस्कृति से मिलती है तो जो दोनों देशों की बढ़िया संस्कृति होती है, जो बढ़िया चीजें होती हैं वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और पुरानी चीजें छोड़ देते हैं। समझ में, ये सांस्कृतिक विभिन्नीकरण लेके आती है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये अगर आप लोग बिहार से हो तो आप लोगों ने कौन सा इडली चोखा खाया होगा, साउथ से हो तो क्या इडली डोसा खाया होगा, लिट्टी चोखा, सॉरी बिहार से हो तो लिट्टी चोखा खाया होगा, अमेरिका से हो अमेरिका का साउथ इंडिया से हो तो आपने लिट्टी लिट्टी चोखा हो गया, इडली डोसा खाया होगा। अगर यहाँ से हो तो जलेबी खाई होंगी, समोसे खाए होंगे। ठीक है, पर अमेरिका का क्या है, आपने डोमिनोज KFC वगैरह ये भी देखे होंगे, है ना। नेक्स्ट नंबर पे आपने देखो कुर्ता भी पहना होगा और जीन्स भी पहना होगा, मेरी तरह फॉर्मल कपड़े भी पहने होंगे। समझ में आ गया नहीं आ गया। इसका मतलब ये कि आप उस देश के कल्चर को भी अपना रहे हो, इस देश के कल्चर को भी अपना रहे हो, तो सांस्कृतिक विभिन्नीकरण है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कुर्ते के ऊपर जीन्स पहनता हूँ, क्लियर हो। बहुत लोग इंडिया में ऐसे हैं जो कुर्ते के ऊपर जीन्स पहनते हैं। कुर्ता क्या है, इंडियन कल्चर है, और जीन्स क्या है, अमेरिकन कल्चर है। ये सांस्कृतिक विभिन्नीकरण है। इसका मतलब जब दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं तो दोनों संस्कृतियां क्या है, अपने प्रभुत्व बनाए रखें, जो बेस्ट चीजें हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाए, ऐसा ना हो एक संस्कृति बिल्कुल छूट जाए। क्लियर हो गया, वो सांस्कृतिक विभिन्नीकरण है। आगे कह रहा है, मैं एक क्वेश्चन नंबर क्या नाम है आपका 24 है, और 24 में 4 नंबर का क्वेश्चन है। मुझे लगता है आधे घंटे से हम ज़्यादा निकल चुके हैं, क्या है ना, थोड़ा रीडिंग में टाइम लग रहा है। ठीक है, जैसे नेपाल में पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो उसको क्या है, अच्छे से पढ़ोगे तो आंसर आपको पता चल जाएंगे, पर क्या है ना, इसमें पूरे आंसर नहीं लिखे हुए। पर मेरा तो बेसिकली सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ तो फिर मेरी तो बात ही अलग है। बट वैसे क्या आप लोग इसको पढ़ना। क्या कह रहा है, नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाली संसद को कब भंग किया, नेपाली संसद को 2002 में भंग किया। क्लियर हो गया। कह रहा है, नेपाल के देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक नेतृत्व प्रदर्शन का नेतृत्व किसने किया। किसी बच्चे ने इसमें लगा दिया नेपाली माओवादी गठबंधन, माओवादी गठबंधन नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है 7 पार्टी अलायंस, सप्त दल गठबंधन। त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, एक माओवादी थे, एक राजा की सेना थी और एक 7 पार्टी अलायंस थी। ये लोकतांत्रिक को समर्थन दे रही थी, वो माओवा कम्युनिस्ट, और ये सेना के शासन को। नेपाल में माओवादी नेता कह रहा है नेपाल के संविधान में क्या शामिल करवाना चाहते थे। तो पहला पॉइंट है, नेपाल के संविधान में मौआ की विचारधारा को शामिल करवाना चाहते थे, तो ये गलत है, इसको शामिल कराना नहीं चाहते थे। ठीक है, नेपाल के संविधान में संवैधानिक राजतंत्र को स्थान देना चाहते थे, ये भी गलत है। नेपाल के संविधान में मूलगामी सामाजिक आर्थिक और पुनर्रचना कार्यक्रम शामिल करना चाहते थे, ये सही है। क्यों, क्योंकि मौवावादी वो लोग होते हैं जो इक्वलिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं कि यार संसाधन सब में बराबर बंटने चाहिए, ऐसा ना हो किसी को ज्यादा और किसी को कम, अमीर गरीबी नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या चाहते थे, सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना हो। नेपाल के संविधान में स्पष्ट लिखा गया है कि नेपाल एक कम्युनिस्ट देश है, गलत है। क्लियर है, तो सी इसका आंसर है। फिर नेपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, सही है ये वाला। नेपाल कई वर्षों तक संवैधानिक राजतंत्र रहा, ये गलत है। माओवादी राजा के खिलाफ थे, ये भी गलत है। वो इक्वलिटी के साथ थे कि संसाधनों का बंटवारा बराबर हो। वर्तमान में नेपाल में लोकतंत्र है, हाँ ये भी सही है। ठीक है, तो संवैधानिक राजतंत्र नहीं रहा, क्योंकि 3 बार वहां पर क्या राजतंत्र वो संवैधानिक क्या प्रक्रिया से चुना जरूर गया, पर राजा ने उन्हें तुरंत क्या कर दिया, हटा दिया गया तीनों बार। ठीक है, एक बार 2 साल बाद, एक 6-6 महीने के अंदर। आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी 25। 25 के अंदर क्या है, वो दिया है मैप। ठीक है, तो पहला कह रहा है, वह रियासत जिसने आजादी के बाद भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया, हैदराबाद। अभी इस समय किसमें, तेलंगाना में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 25 का तेलंगाना यानी कि सी हो जाएगा। किसका, पहले का सी हो जाएगा। दूसरा क्या है, जूनागढ़ रियासत किस राज्य से संबंधित है, तो गुजरात से। कहां पर, नेक्स्ट डी। नेक्स्ट नंबर पे क्या, वह राज्य जो 1920 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ, नागपुर। नागपुर कहाँ है, नागपुर आपका कहां पर है, तो महाराष्ट्र में इस समय। क्लियर हो गया।
और ये वाला किस में हो जाएगा, बी। गुजरात किस में हो जाएगा, ए। नेक्स्ट चौथा, चौथा है आपका वह राज्य जिसका गठन क्षेत्रीय संस्कृति और विकास के आधार पर हुआ, छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी हो गया, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 25 के बाद 26। मुझे लगता है एक कार्टून है और उस कार्टून के अंदर क्या है, चलो मैं आप लोगों को कार्टून दिखा देता हूँ। ये कार्टून है, दिख गया, ठीक है। इसी को पढ़ भी लेते हैं। यहीं पे कह रहा है कार्टून में रस्सी कसी का खेल किस किस के बीच में चल रहा है। तो एक तो ये देखो जो नीचे दिख रहा है ये अपोजिट पार्टी है और वो क्या है, कांग्रेस पार्टी है। तो किस किस के बीच में चल रहा है, एक तो विपरीत पार्टियों के बीच में या अपोजिशन के बीच में, और दूसरा क्या है, कांग्रेस पार्टी के बीच में। पेड़ पर बैठे नेता किस पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं। ये सत्ताधारी पार्टी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी। पेड़ के ऊपर बैठे नेताओं और रस्सी नीचे रस्सी खींचने वाले नेताओं के बीच में अंतर क्या है, ये बहुत ज्यादा मेजोरिटी में थे और ये लोग बहुत कमजोर थे, इसलिए देखो यहाँ रस्सी लगी हुई है, किसी हालत में नहीं जीतने वाले, है ना। उसके बावजूद भी देखो रस्सी लपेट के आराम से बैठे हुए हैं वो सारे ऊपर जो बैठे हुए हैं। इससे क्या पता चलता है कि जो ये हैं ये बहुत ताकतवर है और ये क्या है, बहुत कमजोर है। इनके बीच में अंतर पता चल गया क्या है, आगे देखते हैं। छब्बीस हो गया, नहीं ये मैं इसे मत देखना। 26 के बाद 3 हो गए। हम्म, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 26 हो गए तीनों तो, ठीक है। आगे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। 30 तक इसमें क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। सोवियत संघ के विघटन क्यों हुआ और 3 कारणों का सविस्तार से क्या लिखिए। तो देखो ये बहुत ईजी है। पहला क्या लिखेंगे, उसने अपने संसाधनों का बहुत अधिक मात्रा में क्या किस पे, अपने पिछड़ू देशों पर किया। यानी कि जो उसने क्या बोलते हैं, देखो एक तो 15 राज्यों से यूएसएसआर बना हुआ था, उनके पिछड़ू देशों पे उन्हें खर्चा करना था, और वो देश जो साम्यवाद अपना चुके थे उन्हें भी क्या है, यूएसएसआर को सपोर्ट देनी थी। तो अपने पिछड़ू देशों को कि वो उनके पीछे से हटे ना, इस वजह से उनपे जो खर्चा किया गया उससे क्या है, रशिया की वो यूएसएसआर की इकोनॉमी पे क्या वो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण आपका क्या है कि इसने परमाणु हथियार और हथियारों पर बहुत अधिक खर्चा किया, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा। थर्ड नंबर पे क्या है कि वहां का शासन गतिरुद्ध था, भ्रष्टाचार था, वहां पर क्या है शासन के अंदर किसी तरीके की कोई परिवर्तन की अनिच्छा थी, सरकार के अंदर एक पार्टी का शासन था, जिसकी वजह से वहां पर क्या एक प्रतियोगिता खत्म हो चुकी है। थर्ड नंबर पे क्या है, राष्ट्रवाद की भावना, जो देश थे छोटे छोटे जो उसने मिलाए थे साम्यवाद में, उन सभी में देश भेद मतलब देश प्रेम की भावना थी कि यार हमें अलग देश चाहिए, हमें इनके साथ नहीं रहना है। तो इसी वजह से क्या हुआ, यूएसएसआर टूटा। क्लियर हो गया, 4 रीजन बता दिए, इसमें 3 ही बोल रहा है। नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है पूर्व, इसी का एक अथवा में भी क्वेश्चन है, पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध है कैसे थे। तो भारत के संबंध देखो, राजनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, और आपका क्या है, कौन कौन से, आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य और सांस्कृतिक संबंध। सांस्कृतिक संबंध के अंदर क्या लिखेंगे, सांस्कृतिक संबंध से अभिप्राय है वहाँ यहाँ की जो फिल्में हैं वो यूएसएसआर के लोग बहुत पसंद करते थे, जैसे उज्बेकिस्तान हो गया, अमिताभ बच्चन हो गया, राज कपूर हो गया, इन सभी को जानते थे। हम लोग भले ना जानते हो राज कपूर को, पर वहाँ के लोग जानते थे। नेक्स्ट नंबर पे सैनिक, सैनिक सहायता उसने क्या किया, सैनिक सहायता हमेशा जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर के इशू में उसने क्या किया, हमेशा हमारा साथ दिया, हमें क्या है हथियार दिए जब जरूरत पड़ी हमें, ठीक है। और अपनी जो टेक्नोलॉजी थी वो उसने हमें क्या है समय समय पर उपलब्ध कराई। राजनीति क्या है, 1971 में हम लोग दोस्त बन गए और उसने हमारा साथ दिया, कौन से इशू पर, बांग्लादेश जब विवाद हुआ था तो। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे आर्थिक, आर्थिक ये कि उसने हमारे देश के अंदर भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम में क्या स्टील प्लांट लगवाने में मदद की, अपनी टेक्नोलॉजी दी। नेक्स्ट नंबर, जब हमारे पास पैसे की कमी थी तो उसने रुपए को माध्यम बनाकर, क्या इंटरनेशनल करेंसी डॉलर की जब कमी थी तो रुपए को माध्यम बनाकर उसने हमसे व्यापार किया।
तो ये हमारे और रशिया के बीच में क्या थे, वो यूएसएसआर सोवियत संघ के बीच में संबंध थे। अब जो रूस हो गया, दक्षिण एशिया, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, 3 क्वेश्चन बचे हैं, खत्म। क्वेश्चन नंबर 28, दक्षिण एशिया में कितने देश हैं? तो ध्यान रखना 7 देश हैं। सार्क की बात नहीं कर रहे हैं, सार्क में 8 देश हैं, क्लियर है? सार्क में कितने देश हैं? 8, बांग्लादेश भी है। और दक्षिण एशिया में कितने देश आते हैं? 7 आते हैं, ठीक है। नाम कौन कौन से? इंडिया बीच में रख लो, ठीक है। और तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए ईस्ट में कौन सा देश है, वेस्ट में कौन है। जैसे ईस्ट के अंदर बांग्लादेश है, वेस्ट के अंदर सॉरी हाँ, ईस्ट में बांग्लादेश है, वेस्ट के अंदर कौन है? पाकिस्तान हो गया। ऊपर नॉर्थ के अंदर कौन है? भूटान है, नेपाल है। नेक्स्ट नंबर पे साउथ, पैरों की साइड हमारे कौन है? श्रीलंका है। नीचे और चले जाओगे, मालदीव है। क्लियर हो गया? 7 देश हो गए, श्रीलंका, मालदीव, इंडिया, 4 हो गए। नेक्स्ट नंबर बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, 7 हो गए, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, दक्षिणी एशिया के देश में शांति और सहयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। शांति और सहयोग बढ़ाने का एक तो देखो, एक क्या लिखेंगे, पहला कारण लिखेंगे कि लोकतंत्र लाना है। अगर वहां पर शांति और समृद्धि चाहिए तो सारे देश अगर लोकतांत्रिक रहेंगे तो वहाँ जनता का शासन रहेगा, तो वहाँ लड़ाई झगड़े रहने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है? एसडीजी यानी कि सस्टेन डेवलपमेंट गोल क्या है? सभी देशों को प्राप्त करने चाहिए। साउथ एशिया में हमारे यहाँ गरीबी बहुत है, गरीबी मिटानी चाहिए, जिसकी वजह से आतंकवाद फैल रहा है। क्योंकि अगर आप मान के चलो, जिनको भेज रहे हैं वो बहुत गरीब होते हैं, उन्हें 50,000 का भी लालच देता है तो आदमी क्या सोचता है, यार इतना ही काफ़ी होता है ना। यहाँ पर क्राइम इसलिए है क्योंकि गरीबी ज़्यादा है। क्यों? थोड़े थोड़े रुपयों के लिए लोग बिकने को तैयार हो जाते हैं। अब बड़े बड़े आतंकवादियों के नाम मत लेना कि वो तो पढ़े लिखे हैं। अरे भाई, वो पढ़े लिखे तो खुद तो नहीं कर रहे ना, वो दूसरों से करवा रहे हैं, गरीबों से। हर इसमें जो 10-10, 20-20 हज़ार में बिक जाते हैं, जान देने को तैयार हो जाते हैं, क्लियर। तो एसडीजी यानी कि सस्टेन डेवलपमेंट गोल जो है 17, वो क्या है? प्राप्त करने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है? गरीबी बहुत है। देखो पाकिस्तान का हालत कितना गरीब हो रहा है, ठीक है, 9 करोड़। अब सोचो वही लोग हैं आतंकवाद फैलाएंगे, क्योंकि उन्हें लोग आसानी से खरीद सकेंगे, ठीक है। इंडिया को ही खतरा नहीं है, पूरे विश्व को खतरा है, क्योंकि ऐसे थोड़ी नहीं, इंडिया से और भी देश में तो आतंकवादी हमले होते रहते हैं, ठीक है। इन्हें आसानी से खरीदा जा सकेगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? लोकतंत्र ला सकते हैं, सस्टेन डेवलपमेंट गोल स्टैब्लिश कर सकते हैं, नेक्स्ट नंबर पे बिजनेस बढ़ा सकते हैं, और जो विवाद है राजनीतिक उनको सॉल्व करना चाहिए। पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल, मतलब इंटरनेशनल लेवल के जो देश है उन्हें पाकिस्तान पर दबाव डालना चाहिए। जम्मू कश्मीर को भूल जाओ, वो भारत का है, हम देने वाले वैसे भी नहीं है, और बुरे हाल होंगे, ठीक नहीं रहेगा ना, है। इससे बड़े उसे भूल चुपचाप से अपने लोगों को खाना खाना खिलाओ, क्लियर हो गया, ये इशू हो गए। नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 का, अथवा में श्रीलंका में जातीय संघर्ष का लंबा दौर चला था। हाँ, श्रीलंका के अंदर क्या है? जातीय संघर्ष किन किन देशों के बीच में हुआ था? तो वो किन किन समूहों के बीच में? एक तो सिंगली लोगों के बीच में, और दूसरा जो है वो कौन थे? सिंगली और क्या नाम है, तमिल, ठीक है। तमिल ने लिट्टे बना लिया था, और श्रीलंका की सरकार 1956 के अंदर वो क्या है, एक 1954 के अंदर एक कानून लेके आई, जिसके अंदर उसने सिंगली भाषा को महत्व दिया, सरकारी जॉब में सिंगली लोगों को क्या महत्व दिया, जिसकी वजह से तमिल लोग नाराज हो गए, उन्होंने हथियार उठा लिए, और 2009 तक ये दौर चला। कब तक? श्रीलंका के अंदर जातीय संघर्ष जो चला वो कब तक चला? 2009 तक चला। आज भी लोग अधिकारों की मांग कर रहे हैं, पर अब हिंसा नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों से अभिप्राय क्या है? देखो, पर्यावरण को नुकसान क्या है? सभी ने पहुंचाया है, क्लियर है। तो ये साझी क्या है? संपदा है। साझी संपदा मतलब इसमें हमारा पर्यावरण है वो सभी का है, ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया का जो है एनवायरनमेंट अलग होगा, अमेरिका का अलग होगा। तो बेसिकली संपदा साझी है। ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ग्लोबल वैश्विक ताप वृद्धि हो गई, ग्लेशियरों की रक्षा करना हो गया, अंटार्कटिका की रक्षा करना हो गया, जो अंटार्कटिका नीचे है उसकी रक्षा करना हो गया, अपनी अंतरिक्ष की रक्षा करनी हो गई, ये साझी संपदा है। परंतु जिम्मेदारी सब अलग अलग नहीं उठाएंगे। क्यों उठाएंगे अलग अलग? क्योंकि देखो, किसी ने नुकसान ज़्यादा पहुंचाया, किसी ने नुकसान कम पहुंचाया। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये देश विकसित है, इन्होंने नुकसान ज़्यादा पहुंचाया। सोचो, ये 17वीं शताब्दी से विकास कर रहे हैं, और हमने कब से स्टार्ट किया? 20वीं शताब्दी में, जब हम लोग आज़ाद हुए 1947 में, तब से हमने अपना डेवलपमेंट स्टार्ट किया। तो नुकसान जिसने पहुंचाया है उसे भार भी ज़्यादा उठाना चाहिए, इसलिए विकसित देश इसका भार ज़्यादा उठाएंगे, और हम लोग जो विकासशील देश है वो उसका भार कम उठाएंगे। इसी को कहते हैं साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है, आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण में 3 प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी? पहला, एकता की चुनौती। दूसरा, लोकतंत्र को क्या है? बनाए रखने की चुनौती। तीसरे नंबर पे विकास की चुनौती। कह रहा है किसी एक को क्या करो,
एक्सप्लेन करो। तो हम किसको, किसी भी एक को ले लेते हैं यार, एकता को बनाए लेना, एकता को बनाए रखना। भारत के अंदर 565 रजवाड़े थे। कितने? भारत ने 565 रजवाड़ों को क्या किया था, इकट्ठा किया था। कितने? 565 रजवाड़े। तो अब समझना दूसरा कारण क्या आ गया था, दूसरे नंबर पर धर्म के नाम पर क्या है, पाकिस्तान एक देश हमारे से टूट चुका था, और ऐसे में क्या है, भाषाएं बड़ी तेजी से क्या है, उभर कर आ रही थी। तो ऐसा लगने लगा था कहीं ऐसा ना हो कि भाषाओं के आधार पर भी देश टूटे। इसी वजह से क्या है, हमें एकता में बनाए रखना, यानी कि देश को एक बनाए रखना, एक बहुत बड़ी चुनौती इंडिया को क्या है, फेस करनी पड़ी। क्लियर? विकास को ले लो, विकास के अंदर क्या है, हर समझ, ऐसा ना हो कि कुछ ही लोगों का विकास हो, हर जाति, हर धर्म, स्त्री पुरुष सभी का विकास होना चाहिए। ये भी एक समस्या थी जिसे कहते हैं सर्वगीण विकास। सर्वगीण विकास का मतलब ये होता है जितने व्यक्ति हैं उन सभी का क्या हो, विकास हो। ऐसा ना हो कि SC ST दबे रह जाए, ठीक है, और जनरल जो पहले से अच्छी स्थिति में हो वो और अच्छी स्थिति में चली जाए। तो इसी के साथ ये लेसन क्या खत्म है। हैदराबाद को शामिल किस प्रकार से किया गया, ये भी क्या है, एक वो है, बट अब मेरा मानना है कि आधे घंटे के लिए इतना खत्म है। ये 30 क्वेश्चन पूरे फिनिश हो गए। अगर अच्छा लगे तो बेसिकली ये इकोनॉमिक्स का पेपर आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर देना, तो मैं क्या करूँगा, उसे का भी वीडियो आधे घंटे में बना दूंगा। नंबर ये है, कौन सा, 90 13 60 99 14, 9013609914। नाम अमर। क्लियर है? अगर इको का व्हाट्सएप कर दोगे तो इको का भी आधे घंटे में हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। बाय भैया।